आप तो एक अप्रोच ये करें कि आपने इस तरह लिखा console.log और आपने लिखा 5 + 15। अब इसमें होता क्या है कि मैं अब मुझे ये एडिशन का फंक्शन कहीं भी चलाना, तो एक तो बात ये होगी कि मैं बार बार इसको इस तरह लिखता हूँ। सेम चीज़ को मैं स्ट्रिंग में लिखूंगा, मैं गुड आफ्टरनून, ठीक हो गया जी। मैंने यहाँ पे लिख दिया गुड आफ्टरनून। अब मेरे ये इस फंक्शन का मेरे पास बेनिफिट क्या है? आपने कहीं बहुत सी जगहों पे बहुत सी टाइम पे कोई भी वेबसाइट विजिट करते होंगे तो आपको ग्रीटिंग मैसेज मिलता होगा गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग वगैरह का। तो अब इसका फ़ायदा क्या है? मैंने ग्रीटिंग फंक्शन क्रिएट कर दिया और अब मैं कहीं भी इसको जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, इस फंक्शन को अब जब मैं चलाऊंगा तो क्या ये चल जाएगा? हाँ सर। मैंने इसको कॉल नहीं करा। कॉल का मतलब भाई जैसे आपका नाम है, आप सबके एक नाम है, ठीक है। अब मुझे आपको बुलाने के लिए आपको, अगर मुझे आपसे कोई काम है तो मुझे आपका नाम लेना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं आपकी तरफ सिर्फ देखूं और आपको ये इंडिकेशन मिल जाए कि मैं आपको जो है वो बुला रहा हूँ। नहीं, मुझे आपका नाम लेना पड़ेगा। तो जैसे मैं आपका नाम लेके आपको बुलाऊंगा ना, वैसे ही मुझे फंक्शन का नाम लेके फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या? आपने लिखा ग्रीटिंग, इस तरह से फंक्शन का नाम और राउंड ब्रैकेट्स लाजमी लगाना, ठीक है। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास ये चल जाएगा। इसको चलाने का क्या तरीका है? मैं सबसे पहले अपनी फाइल को कंपाइल करूंगा, tsc_app.ts, कम अप उसको रन करेंगे तो कोड हमेशा टाइपस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा, रन हमेशा जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी। अब जैसे ही मैंने इसको रन किया तो ये क्या हुआ, मेरे पास गुड आफ्टरनून लिखा हुआ आ गया। क्लियर है सबको यहाँ तक? ये तो बहुत सिंपल था, सही है। ये है मेरे पास बेसिक फंक्शन। अब इसका फ़ायदा क्या है? रीयूजेबल है। मैं कहीं भी किसी भी अपने वेबसाइट के कॉर्नर में कोने में इसको कॉल करना चाहूँ, मैं सिर्फ फंक्शन का नाम लिखूंगा और वो चाहे अंदर 50 लाइन 100 लाइन की फंक्शनलिटी भी लिखी हो वो चल जाएगी, ठीक है। ये था मेरे पास बेसिक फंक्शन। आगे मेरे पास फंक्शन में एक फैसिलिटी होती है, एक फीचर होता है पैरामीटर्स पास करने में, ठीक है। क्या पास करने का फीचर होता है? पैरामीटर्स। पैरामीटर का आप यूँ याद रखें कि फंक्शन जब आपसे पूछा जाएगा, चलाया जाएगा, तो आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। उन सवालात की बेसिस पर आपको जवाब देना होगा। तो जो पैरामीटर्स होते हैं वो आपके सवाल होते हैं और उन पैरामीटर के अगेंस्ट आप जवाब देते हैं। उन जवाब को क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट्स। तो फंक्शन में आप पैरामीटर पास करेंगे और फिर उनके जवाब देंगे, यानी आर्गुमेंट देंगे। वैसे ही जैसे आपकी अम्मी रोज़ पूछती है ना, जैसे आपकी अम्मी में एक फीचर है खाना बनाने का, ठीक है। तो आपकी अम्मी रोज़ सुबह सवाल पूछती हैं क्या बनाऊँ, ठीक है। तो ये आपकी अम्मी ने आपको पूछना क्या बनाऊँ, इट मीन्स आपकी अम्मी ने आपको एक पैरामीटर दिया कि क्या बनाऊँ, यानी एक सवाल किया आपसे, ठीक है। आपसे एक सवाल किया क्या बनाऊँ, इट मीन्स एक पैरामीटर दिया गया आपको। आपने जवाब में कुछ भी बोल दिया, कोई भी डिश बिरयानी नहीं आ रही आपने बोल दी, तो ये जो आपने जवाब दिया ना ये आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। ये जवाब क्या है? आर्ग्यूमेंट है। तो अब मैंने यहाँ पे इस तरह इसको लिख लिया। अब मैंने इसी फंक्शन को और एक्सटेंड करते हैं। मैंने कहा ये ग्रीटिंग फंक्शन है, ठीक है। अब ये यूज़र को गुड आफ्टरनून तो बोल रहा है और इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। मैं चाहता ये हूँ कि यूज़र के नाम के साथ उसको गुड आफ्टरनून बोलूँ। जैसे यूज़र का नाम अली है तो उसको गुड आफ्टरनून अली दिखाई दे। अब गुड आफ्टरनून अली, तो एक काम मैं ये कर सकता हूँ कि यहीं पे लिख दूँ, तो अब होगा क्या? गुड आफ्टरनून अली तो आ जाएगा। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि मेरी वेबसाइट पे जो भी यूज़र आएगा उसको यही मैसेज दिखाई देगा और मेरी वेबसाइट के हर यूज़र का नाम अली तो होगा नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूँ? पैरामीटर्स दूँ, यूज़र से आर्ग्यूमेंट लूँ और अपना काम कर दूँ। आपने ये काम किया हुआ है, जैसे आप जब इस गवर्नमेंट प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे थे तो आपसे एक फॉर्म फिल करवाया गया। आपने बोला आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, आपको जो टाइमिंग्स चाहिए, ठीक है, जो भी। तो ये जो चीज़ें थी ना, ये आपकी ये क्या है? एक फंक्शनैलिटी है कि यूज़र की इंफॉर्मेशन गेट करने की, ठीक है। यूज़र की इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए आपको एक फंक्शन बना के दे दिया और उसमें कुछ पैरामीटर पास कर दिए कि आपका नेम, आपके ईमेल एड्रेस, आपकी टाइमिंग्स, आपको कौन सी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे पैरामीटर्स में बता दी और आपने फिर उसको आर्ग्यूमेंट
पैरामीटर्स आपसे पूछे गए और आर्गुमेंट में आपने जवाब दीजिए कि भाई मेरा नाम ये है, मुझे टाइमिंग्स ये चाहिए, मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो ये है। तो अभी मैंने इसको एक्सटेंड करता हूँ इसी एग्जाम्पल को। मैंने कहा भाई यूज़र अपना नाम भी बताओ। अच्छा, ये पैरामीटर्स दिए कहाँ जाएंगे? जहाँ पे आपका फंक्शन क्रिएट हो रहा है ना, जहाँ पे आपका फंक्शन क्रिएट हो रहा है, ये जो राउंड ब्रैकेट्स लगे ना, इसके बीच में आप पैरामीटर्स देंगे। ठीक है, ये जो फंक्शन मैंने अभी क्रिएट किया ना, और जहाँ पे इसको यहाँ से क्रिएट करना शुरू किया, नाम लिखा, इसके बाद जो राउंड ब्रैकेट्स लगे हैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने पैरामीटर्स क्रिएट करूँगा। मैंने कहा भाई यूज़र का नेम, और जाहिर सी बात है मैं टाइप स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ तो एक्सप्लिसिट टाइपिंग भी मैं कर सकता हूँ। एक्सप्लिसिट टाइपिंग का क्या मतलब है, कौन बताएगा? एक्सप्लिसिट टाइपिंग का या स्ट्रॉन्ग टाइपिंग का क्या मतलब है, कौन बताएगा? टाइप डिफाइन कर दूं वेरिएबल की, सही है। तो मेरा नेम है, अब मेरा नेम अली है, तो क्या टाइप होगी इसकी? स्ट्रिंग। तो मैंने नाम लिखा, सॉरी पैरामीटर लिखा, आप इसको कह सकते हैं कि फंक्शन का वेरिएबल भी इस तरह से। मैंने पैरामीटर डिफाइन किया, इसके बाद लगाया कॉलन और यहाँ पे मैंने लिख दिया स्ट्रिंग। तो ये हो गया मेरा एक पैरामीटर और उसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग। अब मैं चाह ये रहा हूँ कि गुड आफ्टरनून है और यूज़र का नाम आ जाए। अब देखिए एक चीज़, जैसे ही मैंने यहाँ पैरामीटर दिया, पहले मेरे पास एरर नहीं आ रहा था जब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा था। लाइन नंबर 4 पे, लाइन नंबर 4 पे अब मेरे पास एक एरर आ रहा है। एरर को देखते हैं, क्या कह रहा है? एक्सपेक्टेड 1 आर्गुमेंट बट गॉट 0। ये कह रहे भाई मैंने आपसे एक सवाल पूछा, यहाँ पे मैंने आपसे एक सवाल पूछा लेकिन आपने उस सवाल का मुझे जवाब नहीं दिया। यानी मैंने आपको एक पैरामीटर दिया लेकिन आपने मुझे उसका आर्गुमेंट नहीं दिया। एक्सपेक्टेड 1 आर्गुमेंट बट गॉट 0। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गुड आफ्टरनून अहमद। ठीक है, अब जाहिर सी बात है यहाँ से अली मुझे रिमूव करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। अब आप मुझे एक बात बताएं, इसको मैंने यहाँ पे मैं नेम को यूज़ कैसे करूँ? जब जावास्क्रिप्ट की स्ट्रिंग को और जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को मुझे एक साथ यूज़ करना होता है तो मैं क्या करता हूँ? कॉनकैटिनेशन करता हूँ। और कॉनकैटिनेशन किन दो तरह से होती है? प्लस का साइन और टेम्पलेट लिटरल्स। ठीक है, प्लस का साइन और टेम्पलेट लिटरल्स। प्लस का साइन हम यूज़ नहीं करेंगे, हम टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ कर लेंगे। तो टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ करने का क्या तरीका है? देखिए 3 चीज़ें होती हैं आपके पास। एक होती है डबल कोट्स, एक होता है सिंगल कोट्स और एक होते हैं बैकटिक्स। ये बैकटिक्स आपको कहाँ से मिलेंगे? आपके चाहे एक्सटर्नल कीबोर्ड हो या चाहे आपका लैपटॉप का कीबोर्ड हो, स्केप के की के नीचे, स्केप की जो की होती है ना, स्केप की, नॉट स्पेस की, स्केप की के नीचे आपको ये बैकटिक्स मिल जाएंगे। तो आपने बैकटिक्स लगाने, यहाँ पे मैंने डबल कोट से मैंने इनको रिप्लेस करके बैकटिक्स लगाया। और यहाँ पे अब मैं अपना कैसे यूज़ करूँ इसको, वेरिएबल को? डॉलर की साइन, कर्ली ब्रैकेट्स और मेरे वेरिएबल का या पैरामीटर का नाम। अब मैंने क्या कहा इसको? गुड आफ्टरनून नेम। अब नेम में मैंने क्या रखा है यहाँ पे? अहमद। अब ये फंक्शन चलेगा कैसे? ठीक है, ये फंक्शन देखे चलेगा कैसे? मैंने फंक्शन क्रिएट किया ग्रीटिंग के नाम का, इसको नेम का पैरामीटर दे दिया। फंक्शन बॉडी में मैंने लिख दिया भाई गुड आफ्टरनून नेम। अब ये मैंने नेम का पैरामीटर दिया, जैसे ये फंक्शन कॉल होगा ना, इसको अहमद मिल जाएगा। ये अहमद जाके स्टोर होगा इस नेम के पैरामीटर में, और इस नेम के पैरामीटर में क्योंकि अब अहमद आ चुका है तो ये अहमद यहाँ पे भी आ जाएगा। आई रिपीट, मैंने ग्रीटिंग का फंक्शन बनाया, इसको कॉल किया, इसको कॉल किया तो मैंने इसको सवाल का जवाब दे दिया भैया अहमद, ग्रीटिंग अहमद। जैसे ही मैंने इसको अहमद दिया, अभी मैंने इसको अहमद रिमूव कर दिया, तो ये नेम के वेरिएबल में अभी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा अहमद, तो इस नेम के पैरामीटर को वैल्यू मिल गई। ये अहमद गया, यहाँ से होके ये अहमद नेम में आया, और इस नेम को वैल्यू मिल चुकी है तो ये इस नेम में आ गया, पैरामीटर के नेम में आया, फिर ये फंक्शन बॉडी वाले नेम में आ गया। तो मेरे पास क्या आंसर बन गया? गुड आफ्टरनून अहमद। अब मैं इसको चलाता हूँ, देखते हैं हमने जो भी बात की वो वैलिड भी है कि नहीं। स्क्रीन अटक गई। सॉरी, कोई कुछ कह रहा है?
ठीक है जी। अब जो हमने और बात की देखते हैं वो सही चल भी रही है कि नहीं। इसको मैंने कंपाइल करके रन किया तो देखें, गुड आफ्टरनून अहमद मेरे पास आ गया। अब वही बात जो हमने, ये तो चल गया हमारे पास, ठीक है, आप लोगों ने किया हुआ भी। अभी जो हमने फंक्शंस की जब डेफिनेशन पढ़ी तो मैंने एक चीज़ बोली कि फंक्शंस रीयूजेबल होते हैं। क्या होते हैं? रीयूजेबल। रीयूजेबल का मतलब एक बार क्रिएट कर दिया, फिर बार बार उसको यूज़ करते चले जाओ। तो देखते हैं, इस फंक्शन को मैंने क्रिएट कर दिया, फिर मैंने क्या कहा, इसको बार बार यूज़ करते हुए चले जाओ, रीयूजेबल भी हो जाएंगे, डायनामिक भी हो जाएंगे। मैंने यहाँ अहमद लिख दिया, किसी का नाम अली हो सकता है। दोबारा जाहिर सी बात है फंक्शन तो कॉल करना पड़ेगा ना, फंक्शन तो कॉल करना ही पड़ेगा। देखिए बनाया सिर्फ एक बार है, अब ये सेम ग्रीटिंग का फंक्शन दो यूजर्स को ट्रीट कर रहा है। मैंने लिखा अहमद, अली, अकरम, जो भी नाम है, हमजा, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ नाम मेरे पास आ रहे हैं, सिर्फ मैं आर्गुमेंट दे रहा हूँ, ठीक है। और ग्रीटिंग का फंक्शन ये एक ही है, ये डुप्लीकेट नहीं हो रहा कि मैं 4 अलग अलग यूज़र के लिए अलग अलग फंक्शन बना दूँ, ठीक है। तो ये मैंने एक ही ग्रीटिंग का फंक्शन बनाया, अब इसको मैं रीयूज़ कर रहा हूँ, यानी एक ही फंक्शन को बार बार रीयूज़ कर रहा हूँ। तो होपफुली अभी भी मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। देखिए मैंने इस फंक्शन को चलाया तो देखिए इस तरह से मेरे पास गुड आफ्टरनून अहमद, अली, अकरम, हमजा, 4 अलग अलग यूज़र्स के लिए सेम फंक्शन को यूज़ करते हुए मेरे पास आउटपुट आ गया। ये ही खूबी होती है फंक्शन की, एक बार बना दो, बार बार उसको यूज़ करते हो। जैसे आप लोगों ने जब एडमिशन लिया, दोबारा मैं एग्जाम्पल को रिपीट करता हूँ, तो एक फंक्शन बनाया गया था आप लोगों के लिए कि फंक्शन यूज़र इन्फॉर्मेशन या स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। अब आप लोग 50,000 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है ऑन साइट, तो क्या हमने 50,000 अलग अलग फंक्शन बनाए होंगे? नहीं, हमने एक ही फंक्शन बना दिया इस तरह से यूज़र इन्फॉर्मेशन का, और उसको हमने फिर जैसे ही आप अपना आर्गुमेंट देते रहे, आप उसको फिल करते रहे और वो फंक्शन चलता गया, ठीक है। अब इस कोड को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, वो एक्सरसाइज जल्दी से परफॉर्म कीजिए, क्योंकि आपने ये चीज़ की हुई है तो आप लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। एक फंक्शन बनाइए, उसका नाम रखिए यूज़र इन्फो। लैपटॉप पीसी है ना सबके पास? यूज़र इन्फो आपने एक फंक्शन का नाम रखा, उसमें पैरामीटर्स 3 पास कर दीजिए या 2 पास कर दीजिए, एक अपना नाम, एक अपने टाइमिंग्स, और एक अपना क्या कहते हैं, बल्कि ये 2 ही पास कीजिए, ठीक है। और मुख्तलिफ उसको तरीके से 3-4 दफ़ा कॉल कीजिए इस कोड को नज़र में रखते हुए। कॉमा लगा दिया और यहाँ पे मैंने इसको रिमूव किया, ठीक हो गया जी। अब इनकी डाटा टाइप्स भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। नेम की टाइप स्ट्रिंग होगी, टाइमिंग्स की टाइप मैंने रख ली, नंबर भी रख सकता हूँ और स्ट्रिंग भी रख सकता हूँ। तो अब आप लोग मुझे ये बात बताएं कि जब एक वेरिएबल की 2 टाइप्स रखनी होती है तो क्या यूज़ करते हैं? टाइप्स तो यूज़ करते, कहते क्या है उसको? टाइप यूनियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनियन। टाइप यूनियंस। अभी मैं एक ही टाइप रखता हूँ, मैंने यहाँ पे रख लिया स्ट्रिंग। कोर्स नेम में मैंने रख लिया यहाँ पे दोबारा स्ट्रिंग, ठीक हो गया जी। ये मेरा यहाँ पे एक फंक्शन के पैरामीटर्स डिफाइन हो गए। अब इसको मुझे कॉल करना है console.log, और इस तरह से स्ट्रिंग लिटरल्स में भी मैं इसको कॉल कर सकता हूँ, या चाहूँ तो सिंपल वेरिएबल्स में इस तरह फिलहाल कॉल कर देता हूँ। नेम, टाइमिंग्स और कोर्स नेम तो मैं एक ही लाइन में ले आता ताकि जगह कम लगे। ये कोर्स नेम में मुझे एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक है, सही है, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। अब जावास्क्रिप्ट होती है केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का क्या मतलब है? जो स्पेलिंग लिखी है वैसे ही लिखो। एज एन ह्यूमन बीइंग आपके लिए तो ये कोर्स नेम भी सेम ही था, ठीक है, आपके लिए ये कोर्स नेम भी, ये स्पेलिंग भी सेम है, यानी पढ़ने में सेम है और ये भी सेम है। लेकिन जावास्क्रिप्ट इसको अलग अलग ट्रीट करता है, इसको कहते हैं केस सेंसिटिव, ठीक है। यानी जो स्पेलिंग लिखी है वैसे ही डिफाइन करो और कुछ मत करो, ठीक है। इस तरह मैंने इसको डिफाइन कर दिया। अब मैं क्या करूं, इसको मैं कॉल करूं, ठीक है। मैंने यूजर इन्फो का फंक्शन बनाया। अब राउंड ब्रैकेट्स लगाऊंगा, ऐसे ही चल जाएगा? राउंड ब्रैकेट्स मैंने इस पर लगा दिए। मैंने लिखा नेम, नेम में मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई अली,
फिर इसके बाद मेरे पास कौन सा पैरामीटर है, टाइमिंग। टाइमिंग्स का। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 to 5, ठीक है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग में देना पड़ेगा, सही है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 to 5 और कॉमा लगा के मैंने यहाँ पे एक और पैरामीटर को नाम दिया GIA-IC। तो जब आपने ये फॉर्म फिल किया था ना, तो एक फंक्शन बना हुआ होगा पीछे यूज़र इन्फो का, वो एक फंक्शन बना दिया। अब आप 50,000 स्टूडेंट्स उसको फॉर्म को फिल करते रहे, वो फंक्शन कॉल होता रहेगा। यानी एक फंक्शन बना दिया हमने और वो फंक्शन 50,000 टाइम्स कॉल हो गया। इस फंक्शन को रीयूजेबल कहते हैं। अब ये फंक्शन जो है रीयूजेबल तो होते हैं, आपने देख लिया। इसी तरह मैं इसको और कर दूं, मैंने लिख दिया अली, मैंने लिख दिया अहमद, टाइमिंग्स मैंने कर दिए 7 to 10। तो ये एक ही फंक्शन बना, अलग अलग यूज़र के लिए चल गया, नंबर 1। नंबर 2, ये मेंटेनेबल भी होते हैं, यानी मैं इनको मेंटेन भी कर सकता हूँ, इनकी मेंटेनेंस भी मेरे लिए बहुत आसान होती है। मेंटेनेंस का क्या मतलब है भाई, अगर कल को मेरे इस फंक्शन में कोई एरर आ गया या फिर इस फंक्शन, तो मुझे मेंटेनेंस करनी पड़ेगी ना, जैसे हम अपनी बाइक की, गाड़ी की मेंटेनेंस करते रहते हैं, ठीक है। तो मुझे इस फंक्शन में अगर कोई एरर आ गया या इस फंक्शन में मुझे कोई एक नई चीज़ ऐड करनी है या कोई चीज़ रिमूव करनी है, तो वो भी मैं आसानी से कर सकता हूँ। अब अगर यही फंक्शन मैं हार्ड कोडेड लिखता, यानी फंक्शन में नहीं लिखता, इसी तरह में लिखता, तो मुझे अलग अलग जगहों पे जाके मैन्युअली इसको चेंज करना पड़ता। अब क्योंकि ये एक जगह बन गया है, मैं एक जगह चेंजेस करूंगा, चाहे ये जितनी दफ़ा भी कहीं भी कॉल हुआ हो, सब में वो चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे। जैसे मुझे कोर्स नेम है, यहाँ पे मुझे ऐड करना है भाई ईमेल, तो मैंने ईमेल लिखा, इसकी टाइप स्ट्रिंग दे दी। अब जहाँ जहाँ भी ये फंक्शन मेरा चलेगा ना, ईमेल का पैरामीटर अपने साथ ले जाएगा। अब क्योंकि ये साथ ले जाएगा, तो देखें यहाँ एरर आ गया। क्या आ गया, एक्सपेक्टेड 4 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 0 एंड आर्ग्यूमेंट फॉर ईमेल वॉज नॉट प्रोवाइडेड। सही है, तो मैंने यहाँ ईमेल भी दे दिया ali@gmail.com। देखिए इसमें से एरर चला गया, बट इसमें से एरर नहीं गया, क्यों, क्योंकि इसमें मैंने प्रोवाइड किया ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ahmed@hotmail.com, ठीक है। अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो आपको पता है रिजल्ट मेरे पास क्या आना है, ठीक है। अच्छा, ईमेल क्यों नहीं आया, क्योंकि ईमेल को यहाँ पे मैंने कंसोल नहीं करवाया इस तरह से, ठीक हो गया जी। अब जब मैं इसको ऑफ कोर्स कंसोल कराऊंगा तो मेरे पास इस तरह का कुछ रिजल्ट आ गया। सबने इसी तरह परफॉर्म किया था एक्सरसाइज को, यस और नो, सही है। तो यानी आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर। किसी का कोई सवाल है इस पॉइंट तक, यस और नो? नो। चलें, अच्छा, पैरामीटर्स की एक और टाइप होती है आपके पास, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, ठीक है। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स में आप क्या करते हैं, वैल्यू को पहले ही असाइन कर देते हैं पैरामीटर्स के साथ। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं, आप पैरामीटर्स के साथ ही वैल्यू को असाइन कर दें। तो अब चाहे यूज़र वैल्यू दे ना दे, वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर को पिक कर लेगा, ठीक है जी। अब आपका कोर्स नेम है, अब कोर्स नेम तो हर स्टूडेंट के लिए सेम है, सही है ना। इस कोर्स का नाम है GIA-IC, तो ये कोर्स का नाम तो हर स्टूडेंट के लिए सेम है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर दे दूँ उसको कि भैया आपके पैरामीटर ये है। अच्छा, फ़िलहाल अभी रश बहुत हो गया स्क्रीन पे, तो मैं यहाँ से कुछ को रिमूव कर देता हूँ, टाइमिंग्स भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि हमारे पास रीडेबल हो जाए। यहाँ से भी रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ से भी रिमूव करना पड़ेगा, इनके आर्गुमेंट्स भी हटाने पड़ेंगे। इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कोर्स में, ठीक है। अब एक चीज़ क्या होती है मेरे पास, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स को यहाँ पे कैसे लिखूँ मैं, मैंने लिखा अपने पैरामीटर का नाम कोर्स नेम इस तरह से, और इसको टाइप दे दी मैंने स्ट्रिंग। अब जैसे आप वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन कर देते ना इज इक्वल्स टू लगा के, वैसे आप यहाँ भी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स को कर सकते हैं। मैंने लिखा इज इक्वल्स टू और यहीं पर ही मैंने लिख दिया GIA-IC। तो ये हो गई क्या मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। अब देखें इस टाइमिंग्स, ये क्यों लिखा है मैंने, इसको मैंने इससे रिमूव कर दिया, ठीक हो गया जी। अब देखें
पहले क्या हुआ था, मैंने आपको एरर्स भी पढ़ के बताया। आपने ऊपर 2 पैरामीटर दिए और नीचे भी फिर आपको 2 आर्ग्यूमेंट देने थे। 2 पैरामीटर मतलब 2 सवाल पूछे गए थे आपसे, तो आपने 2 को ही जवाब देने थे। लेकिन अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, आपने सिर्फ ऊपर एक सिंगल पैरामीटर दिया, यानी सॉरी यहाँ पे आपने 2 पैरामीटर्स दिए, ठीक है, नेम और कोर्स नेम। लेकिन यहाँ आर्ग्यूमेंट अब आपने एक ही दिया है, लेकिन अब एरर नहीं आ रहा। चले मैं इसको भी रिमूव करके दिखाऊंगा। देखिए एरर आ गया, एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 1 सॉरी। अब जैसे ही मैंने यहाँ एक डिफॉल्ट पैरामीटर लगाया, देखें ये एरर चला गया। इसका मतलब क्या है, कोर्स नेम को आर्ग्यूमेंट तो अब भी मिल रहा है, लेकिन अब कहाँ से मिल रहा है, डिफॉल्ट से मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है, डिफॉल्ट से मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पैरामीटर मैंने एक दिया, पैरामीटर यहाँ 2 दिए, आर्ग्यूमेंट 1 दिया। तो अब इसको अपना दूसरा आर्ग्यूमेंट कहाँ से मिल रहा है, ऊपर डिफॉल्ट से ही मिल रहा है। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा, अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा, तो देखिए मेरे पास अली और अहमद विद GIAIC आ गया। अब मेरा आपसे एक सवाल है, GIAIC तो मैंने लिख दिया, अब मैं नीचे अगर एक दूसरा आर्ग्यूमेंट दूं तो सबसे पहले पता है वैलिड है क्या इनवैलिड है? वैलिड है सर। वैलिड है। तो मैंने चले यहाँ पे लिख दिया एक आर्ग्यूमेंट। अब मुझे बताइए एरर तो नहीं आया, यानी आपकी एक बात तो सही हो गई कि ये वैलिड है। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, और यहाँ पे भी मैंने एक, चले इसको अभी फिलहाल कमेंट करूँगा, ठीक है। मैंने लिखा अली और दूसरा आर्गुमेंट दे दिया NED। अब मुझे पता है जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आंसर क्या आएगा, अली GIAIC आएगा या अली NED आएगा? NED आएगा सर। NED क्यों आएगा सर उसको वैल्यू जब मैं डिफॉल्ट पैरामीटर को भी वैल्यू दूंगा तो वो मेरी डिफॉल्ट को ओवरराइड कर देगा, और क्या करेगा, मेरी जो मैंने खुद से एक्सप्लिसिटली एक आर्गुमेंट दिया है उसको पिक करेगा, ठीक है जी। तो जब मैंने इसको रन किया तो देखिए मेरे पास क्या आया, अली NED आ गया, ठीक हो गया जी। या तो GIAIC भी लिखा है, NED भी लिखा है, ठीक है, यहाँ GIAIC भी लिखा है, NED भी लिखा है। अब क्योंकि इसको आर्गुमेंट मिला है ना, तो ये डिफॉल्ट को ओवरराइड कर देगा। अहमद में मैंने आर्गुमेंट नहीं दिया, तो अहमद में ये डिफॉल्ट को पिक करेगा जी, और अली में जो है वो NED लिखोगे, इस तरह से लिखोगे, ठीक है। तो ये होता है डिफॉल्ट पैरामीटर्स। वैसे ही जैसे आपने अपनी लाइफ में कोई गेम तो खेली होगी, आप जब गेम खेलते तो सबसे पहले वो आपसे मांगता है आपका यूज़र नेम। आपने अगर उसको अपना यूज़र नेम दे दिया तो वो आपको आपके नाम से पहचानेगा। अगर आपने उसको आपका नाम नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो आपका एक नाम रख देगा, गेस्ट 1 2 3 4। देखा है ना आपने ये? यस सर। तो यही एग्जांपल है एक डिफॉल्ट पैरामीटर की। जल्दी से आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। एक उसी फंक्शन में जो आपने अभी क्रिएट किया उसमें एक डिफॉल्ट पैरामीटर दें या एक नया फंक्शन बना लें, एक ही बात है, कोई मसला नहीं। और एक कोर्स नेम का, और यहाँ पे एक आर्गुमेंट है नेम के लिए और एक कोर्स नेम के लिए। अब पहले तो ये सुन लीजिए ये चलता कैसे, आपको पता ही चलता कैसे कि पहले पैरामीटर ये चलता है सीक्वेंशियल वाइज, ठीक है। कैसे चलता है? सीक्वेंशियल वाइज, सीक्वेंस वाइज चलता है ये, ठीक है। सीक्वेंस का मतलब पहले पैरामीटर के लिए पहला आर्गुमेंट, दूसरे पैरामीटर के लिए दूसरा आर्गुमेंट, तीसरे चौथे पांचवें पैरामीटर के लिए तीसरा चौथा पांचवा आर्गुमेंट, 50वें पैरामीटर के लिए 50वां आर्गुमेंट। तो ये चलता है सीक्वेंशियल वाइज। अगर मुझे अपना नाम लिखना है ना, तो पैरामीटर मैंने पहला दिया तो पहले में ही नाम लिखूंगा। अगर मैंने पहले में NED लिख दिया तो वो NED को मेरा नाम कंसिडर करेगा और अली को वो मेरा कोर्स नेम कंसिडर करेगा। ये गलती नहीं करनी है आपने, सही है। इसको सीक्वेंशियल वाइज रखना है, ठीक है। अब रेस्ट पैरामीटर्स में आते हैं। रेस्ट पैरामीटर्स का क्या सीन है? देखिए रेस्ट पैरामीटर्स में ये होता है कि जब आपको ये ना पता हो कि आपके पास कितने आर्ग्यूमेंट्स आने वाले हैं, इनडेफिनेट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को आप रेस्ट पैरामीटर्स कहते हैं, या इनडेफिनेट पैरामीटर्स के लिए, आर्ग्यूमेंट्स के लिए आप रेस्ट पैरामीटर्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनडेफिनेट का मतलब अनलिमिटेड। जब आपको ये चीज़ ना पता हो
कि आपके पास कितने आर्ग्यूमेंट्स आने वाले हैं, तो आप रेस्ट पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं। वैसे ही जैसे मैंने आपको एक शॉपर दे दी या आपको एक बैग दे दिया, जैसे आपका वॉलेट होता है, लड़कों के केस में वॉलेट होगा, लड़कियों के केस में पर्स होगा। अब आप कुछ लोग होते हैं जो अपने वॉलेट में, पर्स में दो चीज़ें रखते हैं, एक करेंसी और अपना NIC। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने वॉलेट में NIC भी रखते हैं, पैसे भी रखते हैं, लाइसेंस भी रखते हैं, ATM भी रखते हैं, न जाने क्या क्या रखते हैं। सही है। तो आपका वॉलेट है एक फंक्शन, एक पर्स है आपका फंक्शन, जो कि चीज़ों को कैरी करने के लिए काम आता है। अब उसमें जो ये चीज़ें हैं ना, NIC, करेंसी, आपका लाइसेंस, जो भी चीज़ें हैं आपके पास, गाड़ी बाइक के कागजात, ये क्या है, आपके आर्ग्यूमेंट्स है। अब मैंने एक वॉलेट का फंक्शन बनाया, लेकिन उसमें आप चीज़ें कितनी रखेंगे ये मुझे नहीं पता। तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, रेस्ट पैरामीटर्स को यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया वॉलेट के नाम का, ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स। अच्छा, आप लोगों को एरो फंक्शंस भी पता होंगे। यस। तो यहाँ चाहे मैं फंक्शन यूज़ करूँ या एरो फंक्शन यूज़ करूँ, बात एक ही है। फंक्शन, अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? फिलहाल के लिए आप लोग ये याद रखें कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे एक गाड़ी होती है ना, एक गाड़ी का नया मॉडल होता है, एक गाड़ी का पुराना मॉडल होता है। तो आप ये सोच लें कि ये फंक्शन है ना, ये पुराना मॉडल है, ये नया मॉडल है। ठीक है। अब आप इसको यूज़ करें, इसको यूज़ करें, बात एक ही है। पैरामीटर्स इसमें भी चलते हैं, पैरामीटर्स इसमें भी चलते हैं, डिफ़ॉल्ट इसमें भी होता है, डिफ़ॉल्ट इसमें भी होता है, रेस्ट इसमें भी होता है, रेस्ट इसमें भी होता है। ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया वॉलेट के नाम का। इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस राउंड ब्रैकेट्स के बीच में मैं दूंगा अपने पैरामीटर्स। सही है। अच्छा, रूल वही रहेगा जब, अच्छा अभी आगे चलिए, जब एग्जीक्यूट करेंगे तब बताऊंगा। मैंने सबसे पहले यहाँ पे पैरामीटर बनाया रेस्ट के नाम का। रेस्ट का मतलब रेस्ट पैरामीटर, ज़रूरी नहीं है इसका नाम रेस्ट हो, आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है। मैंने इसका नाम रख लिया फिलहाल रेस्ट, ताकि मीनिंगफुल रहे। अच्छा, ये तो काम आपने किया हुआ है। रेस्ट पैरामीटर को क्रिएट करने का एक तरीका है, जब भी आप पैरामीटर का नाम लिखेंगे ना, इसके पहले पैरामीटर का नाम लिखा, इसके पहले आप लगा देंगे 3 डॉट, इस तरह से। याद रहे, इसके पहले ही लगेंगे, इसके बाद में नहीं लगेंगे। ठीक है। रेस्ट पैरामीटर हमेशा 3 डॉट्स के साथ आएंगे, और 3 डॉट पैरामीटर के नाम के पहले आएंगे। और इसकी टाइप अभी मैं नहीं रखता, टाइप हम बाद में डिफाइन करेंगे। ठीक है। अच्छा, मैंने लिख दिया सिंपल कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैंने लिख दिया रेस्ट, इस तरह से। ठीक है। जैसे मैंने लिखा इसी तरह मैंने इसको कॉल भी कर दिया। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने लिखा वॉलेट, मेरे फंक्शन का नाम है। ठीक है। अब होगा क्या, मैं यहाँ पे काम करता हूँ ताकि वो चीज़ वैलिड भी हो जाए। मैंने लिख दिया कलर, और इसको मैंने लिख दिया कॉमा। यहाँ पे मैंने कलर लिख दिया, तो आपको पता है पहले कलर आएगा। कलर मतलब मेरे वॉलेट का कलर, और रेस्ट मतलब मैं इन रेस्ट में वो चीज़ें लिखूंगा जो मेरे वॉलेट में रखी हुई हैं। अब ये मुझसे 2 आर्गुमेंट्स मांग रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले मैंने किया, भाई मेरे वॉलेट का कलर है ब्लैक, कॉमा लगाया, कॉमा सेपरेटेड, ये वैल्यूज होती हैं। अब आई रेस्ट पैरामीटर की बात। अब मैंने क्या कहा था, रेस्ट पैरामीटर का क्या मतलब है, इनडेफिनिट या अनलिमिटेड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। पहले मैं जब 2 पैरामीटर देता था तो 2 ही आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करता था। रेस्ट का क्या मतलब है, मैंने यहाँ इनडेफिनिट मतलब जितने चाहूँ उतने आर्ग्यूमेंट्स लगा सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख लिया कैश, तो ये तो ठीक है, ये तो आपने पढ़ा हुआ कि पहला ब्लैक कलर, ये कलर को हो जाएगा क्योंकि सीक्वेंस वाइज चलता है। कलर हुआ इसको, और रेस्ट दूसरा मेरा पैरामीटर हुआ इस दूसरे आर्ग्यूमेंट को। अब मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा ना, तो पहले क्या होता था, मेरे पास एक एरर आता था कि भाई 2 सवाल पूछे, 2 का ही जवाब दो, 3 का जवाब मत दो। सही है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ एक और आर्ग्यूमेंट लगाऊंगा ना, तो देखिए कोई एरर नहीं है। इसको मैं रेस्ट को रिमूव भी कर देता हूँ। चलिए एक सेकंड के लिए आपको फौरन दिखा दूँ। देखिए अब यहाँ मेरे पास क्या है, नॉर्मल, ये आर्ग्यूमेंट नॉर्मल पैरामीटर है, ये नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स है जो हमने पहले किया। लेकिन देखिए यहाँ क्या एरर आ रहा है, एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 3। भाई मैंने 2 पैरामीटर्स दी आपको, तो 2 ही आर्ग्यूमेंट दो, ज़्यादा मत दो।
लेकिन अगर मैंने इनको रेस्ट लगा दिया तो देखें ये एरर चला गया। ये 3 डॉट यानी ये रेस्ट पैरामीटर, ये इंडिकेशन है भैया कि जो अब पैरामीटर्स आएंगे वो इनडेफिनेट आएंगे। अच्छा, अब मेरा कौन सा पैरामीटर है रेस्ट? दूसरा वाला। मेरा कौन सा पैरामीटर है रेस्ट? दूसरा वाला। दूसरा वाला। तो सेकंड आर्गुमेंट से लेके आगे तक, सेकंड आर्गुमेंट से लेके आगे तक, चाहे वो 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 5000 हो, जितने आर्गुमेंट्स होंगे वो सब रेस्ट पैरामीटर में फॉल करेंगे। सही है? ये कैश भी रेस्ट में फॉल करेगा। मैंने क्या कहा? दूसरा आर्गुमेंट है मेरा रेस्ट, तो दूसरे आर्गुमेंट से लेके आगे जितने सो ऑन एंड सो फोर्थ ऑनवर्ड्स सब रेस्ट में फॉल करेंगे। मैंने लिखा कैश NIC, ठीक है। फिर मैंने एक और बार कॉल किया, मैंने लिखा भाई इसका कलर है रेड, कैश NIC ATM लाइसेंस पेपर्स, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? अच्छा, पहले मैं इसको यहाँ से मैंने इसका एग्जीक्यूशन दिखा दिया, कोई एरर नहीं आया, यानी आपको ये समझ आ गया इंडेफिनिट नंबर ऑफ आर्गुमेंट। अब मैं इसको चलाता हूँ, ठीक है। मैंने इसको क्लियर स्क्रीन, अब मैंने इसको रन किया तो देखिए मेरे पास क्या आया? ब्लैक, कैश और CNIC, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये नहीं करनी चाहिए थी, इसको कॉल इस तरह, मैंने पहले क्या किया था? 3 डॉट्स के साथ इसको कॉल किया था, अब मैंने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। अब देखो दोबारा मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको मैंने चलाया तो देखिए मेरे पास क्या आंसर आया? ब्लैक, कैश और CNIC। ये आंसर तो पहले भी आया, लेकिन अब क्या हुआ? कैश और CNIC ना एक एरे में आया। किस में आया? एरे में। एरे क्या होता है? जब एक वेरिएबल में मुझे मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना, वो एरे होता है। पढ़ा है ना आप लोगों ने? यस सर। एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना, वो एरे होता है। जैसे हम सबके घरों में ये होता है, एक सबसे बड़ी शॉपर होती है और उस शॉपर के अंदर छोटी छोटी और 100-200 थैलियाँ होती हैं। अगर आपके घर ये नहीं होता तो फिर आप पाकिस्तानी नहीं है। सही है? तो ये जो सबसे बड़ी एक शॉपर थी ना, ये आपकी थी एक वेरिएबल, और जो उस वेरिएबल के अंदर वो था आपका एक एरे, और उस एरे के अंदर जो और 100-200 थैलियाँ थी ना, वो थी आपकी उन एरे की वैल्यूज। तो एरे का मतलब क्या है? ये सबसे बड़ी शॉपर और इस शॉपर के अंदर छोटी छोटी और मजीद शॉपर। तो अब मैं इसको भी चलाया और मैंने इसको भी चलाया, तो देखिए अब मेरे पास क्या आंसर आएगा? देखें, ये मेरा पहला फंक्शन है ब्लैक कलर का वॉलेट, और ये रेड कलर का वॉलेट, यानी ये दूसरा फंक्शन। ये भी एरे में आ रहा है और ये भी एरे में आ रहा है, ठीक है। अब ये एरे में क्यों आ रहा है? मैंने क्या कहा? इनडेफिनेट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। क्या कहा? इनडेफिनेट या अनलिमिटेड। अब वो जब अनलिमिटेड है ना, यानी मल्टीपल वैल्यूज है, तो उसने एरे में जाके रख दिया, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एरे का मतलब क्या होता है? एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज। तो ये रहा इसका वेरिएबल, क्या रहा? ये रहा इसका वेरिएबल, और ये रही इन वेरिएबल की मल्टीपल वैल्यूज, इसलिए इसकी टाइप एरे है, ठीक है। अब अगर आप, इसीलिए मैंने पहले इसकी जो है वो टाइप डिफाइन नहीं की, क्यों? ताकि मैंने कहा मैं आप लोगों को पहले दिखा दूं, तो आपने लिख दिया। अभी मेरे पास टाइप क्या है? कैश और NIC की स्ट्रिंग है, बुलियन है, स्ट्रिंग है, तो मैंने लिखा स्ट्रिंग एरे यानी डब्बा, तो मैंने बना दो, देखिए एरर चला गया। तो इसकी टाइप स्ट्रिंग की एरे। अब ऑफ कोर्स अगर मैं नंबर की एरे रखना चाहूँ तो मैंने नंबर की एरे रख लिया, लेकिन फिर जाहिर सी बात है मुझे कैश NIC जितने भी पैरामीटर्स हैं इनको रिप्लेस करके यहाँ पे नंबर्स लिखने पड़ेंगे। तो अभी फिलहाल मैंने रख लिया यहाँ पे स्ट्रिंग, और कलर की वैल्यू तो आपको पता ही है, इसकी टाइप है स्ट्रिंग। जल्दी से इसको अपने बराबर वाले से डिस्कस करें, और कोई सवाल है तो पूछें। एक सेकेंड हमारे पीछे चल गए प्रोजेक्टर, ठीक है। रेस्ट ठीक हो गया जी। चलें इसको अपने बराबर वाले से डिस्कस करें, इसको नोट डाउन करना चाहें तो कर लें, और कोई सवाल है तो पूछें जी। हाँ कर सकते हैं। फर्स्ट कोड अगर डिफ़ॉल्ट कर दें तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे लिख दें भाई मेरा जो वॉलेट है वो ब्लैक कलर का है, तो नीचे भी फिर ब्लैक आएगा। अगर फिर रेड कर देंगे तो ब्लैक को हटा कर रेड आएगा। हाँ कर सकते हैं, हटा, हमने लास्ट एग्जांपल में करके देखा ही ना इसको।
किसको स्किप कर सकते हैं, रेस्ट को? हाँ हाँ हो सकता है, लास्ट पैरामीटर में हमने किया ना, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अच्छा बहुत अच्छा सवाल है, पहले आप लोग ये डिस्कस करें फिर इस पे भी आते हैं। ठीक हो गया जी, जल्दी से बातें नहीं करनी, यही